नमस्कार दोस्तों, आप सभी का थिंक स्मार्ट स्टडी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आर के आप सभी का इस परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम बात कर रहे थे यूएनओ के संबंध में। यूएनओ के बारे में हम यूएनओ की जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। उसके बाद में अलग अलग उसके जो ऑर्गन्स है उसमें पहला सिक्योरिटी काउंसिल की हम बात कर चुके थे और आज हम बात करेंगे जनरल असेंबली की। जनरल असेंबली मतलब महासभा, जनरल असेंबली यानी कि महासभा। ठीक है दोस्तों, इसकी आज हम बात करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है जनरल असेंबली या महासभा है। ठीक है, इसको किन किन नामों से संबोधित किया जाता है पहले उसके बारे में हम बात करते हैं। जो जनरल असेंबली है ये विश्व की लघु संसद कहलाती है। क्या कहलाती है? विश्व की लघु संसद। लघु संसद के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। ठीक है, और साथ ही यह यूएनओ का एक सबसे बड़ा और सबसे मुख्य ऑर्गन होता है, सबसे बड़ा और सबसे मुख्य अंग होता है। इसके जो सदस्य होते हैं, यूएनओ के जो सदस्य होते हैं वे सभी इसके जनरल असेंबली के सदस्य होते हैं। यानी कि यूएनओ के जो भी पार्ट होते हैं उन सभी के जो सदस्य होते हैं, जो सदस्य नियुक्त होते हैं, वह स्वतः ही जनरल असेंबली के क्या हो जाते हैं? सदस्य हो जाते हैं। वर्तमान में जनरल असेंबली की हम बात करते हैं तो उसके जो सदस्यों की संख्या है वो 193 सदस्य हैं, क्योंकि जो यूएनओ के जो सदस्य कितने हैं? 193 है। तो स्वतः ही मैंने अभी कहा था कि जनरल असेंबली यूएनओ के जितने सदस्य होंगे उतने ही जनरल असेंबली के सदस्य होंगे। तो 193 सदस्य इसमें वर्तमान में है। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो जनरल असेंबली जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस तरह से भारत में संसद कार्य करती है उसी तरह से यूएनओ के परिप्रेक्ष्य में जनरल असेंबली काम करती है। अर्थात जिस तरह से संसद कानूनों का निर्माण करती है उसी तरह से जनरल असेंबली यूएनओ के लिए जो कानून है उनके लिए क्या करती है? क्रियान्वयन करती है। इसके साथ साथ इसके महत्वपूर्ण बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, जैसे इसकी जो बॉडीज होती है उनके लिए क्या करती है? ये इलेक्शन का कार्य करती है। और भी ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है, जिस तरह से सुरक्षा परिषद जब कार्य करने में असमर्थ होती है तो ऐसे स्थिति में ये एक अहम रोल प्ले करती है। ठीक है, तो हम इनके विस्तार से चर्चा करते हैं। तो इसका जो इसको जो संबोधित किया जाता है दूसरे नाम से, विश्व के लघु संसद के नाम से, और इसके जो सदस्य हैं वो कितने हैं? 193 है। ठीक है, जो आप देखिए इसमें क्या होता है, जनरल असेंबली जो है, जनरल असेंबली की एक बार वर्ष में क्या होती है? बैठक होती है। एक बार वर्ष में बैठक होती है, और वो बैठक कब होती है? वर्ष में एक बार बैठक ऑर्गेनाइज की जाती है सितंबर के तीसरे गुरुवार से। ये क्या होती है? स्टार्ट होती है और ये दिसंबर तक चलती है। कहां तक चलती है? दिसंबर तक चलती है। सितंबर के तीसरे गुरुवार से दिसंबर तक ये इसका वार्षिक सत्र आयोजित होता है, और इस सत्र के दौरान संपूर्ण जो पूरे वर्ष भर का जो भी कार्य होता है उसको निपटाया जाता है, और उससे संबंधित जो भी उस समय जो भी कानूनों का क्रियान्वयन करना है वो सभी सितंबर के इस सत्र से स्टार्ट या इस सत्र में उसको संपादित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके अलावा क्या जनरल असेंबली इस सत्र के अलावा भी क्या सत्र बुला सकती है, या क्या सत्र का ऑर्गेनाइजेशन किया जा सकता है? इस सत्र के अलावा भी क्या विशेष सत्रों का आयोजन किया जा सकता है? उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जनरल असेंबली के जो सदस्य होते हैं, यानी कि 193 देश जो होते हैं, उस 193 देशों में से क्या होता है, इसमें प्रत्येक देश को, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं भारत, तो भारत एक क्या है? जनरल असेंबली का सदस्य है, क्योंकि यूएनओ का सदस्य है। ठीक है, अब एक सदस्य भारत क्या है? एक सदस्य है। तो भारत को क्या होता है? दो तरह के अधिकार है। पहला तो इसको वोट देने का अधिकार है, यानी कि एक वोट दे सकता है, यानी कि एक सदस्य जनरल असेंबली में
एक वोट दे सकता है। साथ ही जनरल असेंबली में ये क्या भेज सकता है, 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। यानी कि प्रतिनिधि भेजने की बात हो, यानी कि भारत राष्ट्र के या भारत देश के प्रतिनिधियों की बात करें या नेतृत्वकर्ताओं की बात करें, कितने प्रतिनिधि यहां से जाते हैं यूएनओ में, 5 प्रतिनिधि जाते हैं, और वो भी किसके लिए, जनरल असेंबली के लिए। और वहां पर उनमें से 5 प्रतिनिधियों में से कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, एक वोट कर सकता है। यानी कि एक राष्ट्र के लिए एक ही वोट का प्रावधान है, लेकिन उसके 5 प्रतिनिधि उसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई जनरल असेंबली के सदस्यों की बात। ठीक है, कोई भी राष्ट्र का जो सदस्य हैं, 5 प्रतिनिधि वहां पे भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट कितने करेंगे, केवल एक ही वोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे थे कि सितंबर के तीसरे गुरुवार और दिसंबर के में जो सत्र आयोजित होता है, उसके अलावा भी क्या सत्र का आयोजन किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर है हाँ। वो किस परिस्थितियों में, उसके लिए कुछ विशेष शर्तें होती है, वो क्या क्या होती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। पहली जो शर्त होती है कि सुरक्षा परिषद महासचिव से निवेदन कर सकती है। यानी कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद चाहे तो इसके अलावा अगर आवश्यकता पड़े तो वो क्या कर सकती है, महासचिव से क्या कर सकती है, निवेदन कर सकती है। महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी से सुरक्षा परिषद रिक्वेस्ट कर सकती है, निवेदन कर सकती है। निवेदन पर सिक्योरिटी काउंसिल के महासचिव से निवेदन पर क्या किया जा सकता है, जनरल असेंबली की बैठक बुलाई जा सकती है। दूसरी जो पोजीशन है, महासभा के सदस्यों के द्वारा, जो महासभा है यानी जनरल असेंबली है, महासभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत से बैठक बुलाई जा सकती है। यानी कि महासभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत से बुलाया जा सकता है। यानी कि एक बहुमत होता है, उस बहुमत से महासभा के सदस्य भी क्या कर सकते हैं, एक विशेष बहुमत का आयोजन कर सकते हैं। क्या कोई अकेला देश भी कर सकता है ऐसा? बिल्कुल, ये ऐसा कर सकता है। ठीक है, कोई भी एकल राष्ट्र यानी कि सिंगल राष्ट्र भी ऐसा कर सकता है, सिंगल कंट्री भी ऐसा कर सकती है। लेकिन वो कब कर सकती है, उसके पास क्या होना चाहिए, सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। यानी कि जो सदस्य होते हैं, जिन सदस्यों के बहुमत से महासभा बुलाई जाती है, उस सिंगल कंट्री के पास भी क्या होना चाहिए, उन सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। और यदि बहुमत होता है तो वो ऐसा कर सकती है या उन्हें बुला सकती है। ठीक है, किसको जनरल असेंबली के विशेष अधिवेशन को वह बुला सकती है। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो हम आगे बात करेंगे जनरल असेंबली के अधिवेशन से संबंधित बात हो चुकी है। जनरल असेंबली का जो अधिवेशन होता है, जो सत्र आयोजित होता है, वो सितंबर माह के गुरुवार के तीसरे गुरुवार से स्टार्ट होगा और दिसंबर तक वो चलता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में भी सत्र बुलाया जा सकता है। ठीक है, इसके आगे जो बिंदु है उस पर हम चर्चा करेंगे। आगे का जो बिंदु है उसमें यह है कि सदस्यता में, यूएनओ की सदस्यता में भूमिका। ठीक है, अगला जो बिंदु है यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता में भूमिका। क्या भूमिका है भाई, देखते हैं हम। किसी भी देश को सदस्य बनने के लिए सुरक्षा परिषद यानी कि किसी भी देश को सदस्य बनने के लिए सुरक्षा परिषद की सहमति होना आवश्यक है। यानी कि यूएनओ की अगर सदस्यता हासिल करनी है किसी भी व्यक्ति को, तो उसे जनरल असेंबली के माध्यम से ही वो सदस्यता हासिल कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या बाध्यताएं हैं, 2 चीजें हैं। सुरक्षा परिषद की सहमति होना उसको आवश्यक है। और सहमति क्या है, सहमति यानी 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों की सहमति होना उसको आवश्यक है। और 9 में भी जो 5 स्थायी सदस्य हैं, उनकी स्थायी सदस्यों की क्या होना चाहिए, उसके पास मेजोरिटी होनी चाहिए। उसके पास 5 स्थायी सदस्यों की सहमति होना चाहिए, न कि मेजोरिटी। सॉरी, इन 5 सदस्यों की इसमें सदस्यता होनी चाहिए। अगर कोई देश इनमें से वीटो कर देता है तो उसको यूएनओ की सदस्यता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यूएनओ की सदस्यता की जो भूमिका है
उसमें भी जनरल असेंबली का एक विशेष योगदान है, लेकिन जो सदस्यता प्रदान की जाती है वो किसके, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सलाह पर ऐसा करती है। और जब सुरक्षा परिषद की जब सलाह मिल जाती है या उसकी सहमति मिल जाती है तो जनरल असेंबली 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पास करती है, और प्रस्ताव पास करने के पश्चात में उसको स्वतः ही क्या होती है, उसको सदस्यता प्राप्त हो जाती है। लेकिन सदस्यता केवल उसी व्यक्ति को मिलती है जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, यानी कि जो यूएनओ के जो चार्टर में निहित है, जो उद्देश्य निहित है, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करें, या यूएनओ के जो नियम है उन नियमों को फॉलो करने की जो बाध्यता को स्वीकार कर सके, ऐसे राष्ट्र को ही यूएनओ की सदस्यता दी जाती है। और जो यूएनओ का सदस्य होता है वो जनरल असेंबली का सदस्य होता है। लेकिन सदस्य बनने के लिए कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, सुरक्षा परिषद की सहमति के बाद में जनरल असेंबली ही इस पे फाइनल मोहर लगाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वोटिंग प्रोसेसर, यानी कि जो वोट देते हैं वो किस तरह का प्रोसेसर होता है। क्या जो जनरल असेंबली में जो वोटिंग होती है उसका क्या प्रोसेसर है, वोटिंग प्रोसेसर, यानी कि जो वोट देने की प्रक्रिया क्या है इसमें हम बात करते हैं। तो जो यूएनओ का जो चार्टर है, यूएन जो चार्टर है, उस यूएनओ के चार्टर के आर्टिकल 18(2) और 18 के खंड 3 में इसका उल्लेख किया गया है। वोटिंग प्रोसेसर, इसमें 2 तरह की वोटिंग होती है। पहला तो जो होता है, पहली जो वोटिंग होती है वो होती है महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मतदान होता है। पहला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल का है 18 के खंड 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्नों पर वोटिंग, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर क्या होती है, मतदान होता है, मतदान। और आर्टिकल, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, 18(2) में क्या होता है, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मतदान होता है। ठीक है, अर्थात महत्वपूर्ण प्रश्न पर कोई प्रस्ताव है, उसे पास करने के लिए उपस्थित सदस्य तथा जो मतदान करने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो मतदान होते हैं उसके लिए जो मतदान की प्रक्रिया होती है तो वो कैसी होती है, उसके लिए क्या आवश्यक होता है। तो इसमें 2 चीजें होती है कि उपस्थित सदस्य प्लस मत देने वाले सदस्य, मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ये क्या होता है, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मतदान होता है। और आर्टिकल 18(2) के तहत ये चीज है कि उपस्थित सदस्य और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। ठीक है, 2/3 बहुमत से मतलब ये होता है कि जैसे 193 सदस्य हैं, ठीक है, अब 193 का जो कितना है, 2/3 कितना हो गया, 3, यानी कि 92 हम मान लेते हैं, तो 3 से ये कट गया, 18 और 12 64, यानी कि 128 सदस्यों की मेजोरिटी या 28 सदस्यों का समर्थन इसमें होना आवश्यक है। ठीक है, क्लियर। साथ ही जैसे मान लीजिए यहाँ 150 सदस्य उपस्थित है, तो 150 में से कितने होने चाहिए, 128 वोट तो कम से कम होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एक विशेष बहुमत होता है, स्पेशल मेजोरिटी होती है, और इस स्पेशल मेजोरिटी के माध्यम से ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मतदान किया जाता है या उनको पास किया जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट सब्जेक्ट्स इसमें कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों में मतदान में कौन कौन से हैं। पहला है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में या उनका प्रबंधन करने के लिए, कोई भी जैसे अंतरराष्ट्रीय
या अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित प्रबंधन की कोई बात आती है तो ऐसी स्थिति में वो विषय किसमें काउंट होता है, वो विषय होता है महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मतदान, या उस पे आर्टिकल 18 के खंड 2 के तहत मतदान होता है। इसके बाद आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक है, जनरल असेंबली ही क्या करती है, आर्थिक और सामाजिक परिषद जो कि यूएनओ का एक स्पेशल ऑर्गन है, और उस ऑर्गन के अगर सदस्यों की नियुक्ति की जाती है जिसके सदस्य कितने हैं, 54 हैं, और ये एक स्थायी सदन होता है कौन सा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसके 27 सदस्यों की निर्वाचन किया जाता है, तो वो किसके अनुसार, आर्टिकल 18 के खंड 2 के अनुसार किया जाता है। इसके बाद में जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों का चुनाव करते हैं, अस्थायी सदस्यों का चुनाव भी इसी के आधार पर किया जाता है, जैसे कि भारत को अभी जो चुना गया है, यानी कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव, अस्थायी सदस्यों का चुनाव ये भी किसके अनुसार किया जाएगा, आर्टिकल के खंड 2 के अनुसार किया जाएगा। और आपने न्यूज़पेपरों में पढ़ा होगा कि 192 सदस्यों में से 128 की आवश्यकता थी भारत को, लेकिन भारत को मिले कितने, 184 वोट मिले हैं, यानी कि मेजोरिटी से भी ज्यादा बहुमत से भारत 2021 में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने वाला है। इसके बाद में नए सदस्यों का अगर कोई प्रवेश होता है, यानी कि नए सदस्यों को अगर यूएनओ में प्रवेश देना है, या कोई भी नया सदस्य है जो यूएनओ से जुड़ना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या किया जाएगा, नए सदस्य यानी कि न्यू मेंबर एंट्री या एडमिशन, न्यू मेंबर एडमिशन, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, न्यू मेंबर एडमिशन की स्थिति में भी क्या होगा, एंट्री होगी, नए मेंबर की एंट्री होगी। तो ऐसी स्थिति में भी आर्टिकल 18 के खंड 2 के अनुसार क्या किया जाएगा, वोटिंग की जाएगी। किसी सदस्य के अधिकार तथा विशेषाधिकार को कुछ समय के लिए स्थगित करना हो, मान लीजिए कोई सदस्य है जो यूएनओ की जो चार्टर है उसके उद्देश्यों को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो जनरल असेंबली है उसके कुछ जो पावर्स है, जो उसके विशेष अधिकार है, उनको क्या कर सकती है, छीन सकती है, उन पे क्या कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। या फिर अगर किसी सदस्य की अगर सदस्यता छीननी है, उसे वापस उसे यूएनओ से हटाना हो, तो ऐसी स्थिति में भी किससे वोटिंग किया जाएगा, आर्टिकल 18(2) के खंड 2 के तहत, 18 के खंड 2 के तहत उस पर वोटिंग की जाएगी। तो ये सारे जो विषय हैं, उन सब विषयों की चर्चा, ये सब जो विषय हैं उन सब पर अगर कोई मतदान करना है, वोटिंग करनी है, तो वो सिर्फ किसके आधार पे होगी, चार्टर के, यूएनओ चार्टर के आर्टिकल 18(2) में इसका उल्लेख किया गया और इसी के अनुसार इस पे वोटिंग होगी। ठीक है, दूसरी जो बात आती है, जो दूसरा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है आर्टिकल 18(3) आर्टिकल 18(3), और इसमें जो बात है, इसमें जो उल्लेख किया गया है अन्य प्रश्नों पर मतदान, अन्य यानी कि विशेष प्रश्नों पर मतदान के लिए तो आर्टिकल 18 के खंड 2 में चर्चा की गई है, और जो अन्य प्रश्न है उन विशेष प्रश्नों के अलावा अन्य प्रश्नों के मतदान का उल्लेख किसमें किया गया है, 18(3) में किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो अन्य प्रश्नों का जो मतदान होता है, तो इसमें साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। किसमें, साधारण बहुमत। और साधारण बहुमत से मतलब ये होता है कि 50% प्लस 1, यानी कि अगर 150 सदस्य या 100 सदस्य वहां पर उपस्थित हैं, तो 100 सदस्य उपस्थित है, तो 100 में से अगर कोई 193 यानी कि 193 टोटल सदस्य हैं, 96 प्लस 1 इक्वल टू 97 सदस्यों की आवश्यकता है। साधारण बहुमत के लिए किसकी आवश्यकता होती है, 97 सदस्यों की आवश्यकता होती है। और 97 सदस्य जब किसी प्रस्ताव पर या किसी विधेयक पर अगर अपना वोट दे देते हैं, तो वो साधारण बहुमत से क्या हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है, या वो पास मान लिया जाता है। ठीक है, इसी के तहत अगर मान लो किसी सब्जेक्ट को विशेष प्रश्नों यानी कि जो
महत्वपूर्ण प्रश्नों का विषय बनाना है तो उसे आर्टिकल 18(3) के इस प्रोसेस से ही गुजरना होगा और इस साधारण बहुमत से ही वो उसको क्या बनाया जा सकता है, आर्टिकल 18(2) के विषयों में उसको सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है मित्रों, तो मैं समझता हूं कि आपको वोटिंग प्रोसेस अब समझ में आ गया होगा। इसमें वही भारत की तरह ही है। भारत में जिस तरह से संविधान संशोधन होते हैं तो दो तरीके से होते हैं, एक तो स्पेशल मेजोरिटी होती है, एक सिंपल मेजोरिटी होती है। उसी तरह से इसमें दो चीजें हैं। स्पेशल मेजोरिटी का जो उल्लेख है वो 18(2) में है और सिंपल मेजोरिटी का 18(3) में है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद में हम बात करेंगे वोटिंग प्रोसेसर के बाद हम बात करने वाले हैं फंक्शंस। इसके जो फंक्शंस एंड पावर्स है वो क्या क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो जनरल असेंबली की फंक्शंस एंड पावर्स, ठीक है, यानी कि इसकी कार्य और शक्तियां क्या है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहली जो कार्य है यानी कि डेलिब्रेटिव, पहला जो पावर है वो है डेलिब्रेटिव। ठीक है, डेलिब्रेटिव फंक्शंस। ठीक है, पहला होता है कि यानी कि अपनी इच्छा से कार्य। देखिए, फंक्शंस एंड पावर्स में डेलिब्रेटिव फंक्शंस पहला फंक्शंस है और फंक्शंस में जो कार्य करता है सुरक्षा परिषद वो किस तरह से जनरल असेंबली किस तरह से कार्य करता है, वह किसी भी विषय पर यानी कि जो चार्टर में जो विषय उद्देश्य दिए गए हैं उनके प्रबंधन के लिए या उनके कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए वो क्या कर सकती है, सत्र में चर्चा और परिचर्चा कर सकती है और उससे संबंधित कानूनों को लागू कर उनको आदेशित कर सकती है या आदेश दे सकती है। ठीक है, लेकिन इसका एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। अपवाद ये है कि आर्टिकल 12 साफ साफ ये कहता है, यूएनओ के चार्टर का आर्टिकल 12, कि यदि मान लीजिए अगर सुरक्षा परिषद उस कार्य में पहले से संलग्न है तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा जो जनरल असेंबली है उसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, नए कानूनों का निर्माण करना ये डेलिब्रेटिव फंक्शंस है। नए कानूनों का निर्माण करना और जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर उनमें सांस्कृतिक सुधार करना, उनमें किस तरह से डे बाय डे उनमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है उसके लिए क्या करती है, जनरल असेंबली वर्क करती है। ठीक है, तो ये सभी कार्य क्या है, सुझावात्मक है। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरा फंक्शन है वह सुपरविजरी फंक्शन होता है। सुपरविजरी दूसरा फंक्शन यानी कि सुपरविजरी फंक्शंस होता है, यानी कि जांच आयोग। आवश्यकता पड़ने पर जब जनरल असेंबली को ऐसा लगता है कि वहां पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को, सिक्योरिटी को थ्रेट किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह सुपरविजरी फंक्शंस का वह यूज कर सकती है, यानी कि जांच आयोग का एक गठन कर सकती है। और राष्ट्र की जब अनुमति होती है, उस राष्ट्र की जिस राष्ट्र में वो सिक्योरिटी थ्रेट की जा रही है, तो ऐसे उसकी सहमति से वह उस राष्ट्र में जाकर उसकी जांच भी कर सकती है। तो ऐसा जांच करने का आदेश भी जनरल असेंबली दे सकती है। ठीक है, अभी थोड़े ही दिनों पहले जब रोहिंग्या जो म्यांमार था, रोहिंग्या का जो मामला आया था, तो वहां पर एक यूएनओ की तरफ से एक दल आया था, तो वो जनरल असेंबली ने उसको नियुक्त किया था, तो वो इसी के अंतर्गत कार्य कर रहा था। ठीक है, और जो सुपरवाइजरी फंक्शंस के अंतर्गत जो आयोग काम करता है वो बाद में जनरल असेंबली को अपनी रिपोर्ट सपोर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद में फाइनेंशियल फंक्शंस में बात करते हैं। फाइनेंशियल फंक्शंस, ठीक है, यानी कि वित्तीय कार्यों में देखिए क्या होता है, फाइनेंशियल फंक्शंस यानी कि जो यूएनओ के जितने भी बॉडीज है उन सब के लिए क्या करता है, ये यूएनओ की जितने भी जो ऑर्गन्स है, जो मेन जो ऑर्गन्स यानी कि जो 6 ऑर्गन है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल्स, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स, तो इस तरह के जो इंटरनेशनल कोर्ट वगैरह जितने भी हैं, तो उन सब के लिए क्या करता है, ये बजट की व्यवस्था करता है। तो बजट के लिए जो व्यवस्था होती है वो जनरल असेंबली में ही होती है और जनरल असेंबली ही उसके लिए बजट का प्रावधान करती है। ठीक है मित्रों,
बजट का प्रावधान करती हैं। और इसके अलावा जो अन्य बॉडीज है, इसकी जो सहायक बॉडीज है, उनके लिए भी बजट का प्रावधान करती है। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल हम मान सकते हैं, जैसे अन्य है ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, IMF, इस तरह के बॉडीज के लिए भी बजट का प्रावधान कौन करता है? जनरल असेंबली करता है। और ये विशेष बहुमत से किया जाता है। इनके अलावा जैसे और कार्य होते हैं तो वो साधारण बहुमत से किए जाते हैं, लेकिन बजट का जो कार्य होता है वो विशेष बहुमत से किया जाता है। ठीक है। इसके बाद होता है जो चौथा काम है वो है इलेक्टिव, यानी कि इलेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं इसके देखते हैं हम। इलेक्टिव फंक्शंस यानी कि ये चुनाव करवाता है। ठीक है। इलेक्टिव फंक्शंस दो तरह के होते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे नए देशों का अगर कोई प्रवेश हो, इलेक्टिव फंक्शंस के माध्यम से किया जाता है। तो नए देशों का अगर कोई प्रवेश हो, नए देशों की एडमिशन किया जा रहा हो, या नए देश इसमें एंट्री कर रहे हो, तो सुरक्षा परिषद की सलाह पर 2/3 बहुमत से जनरल असेंबली उसका क्या करती है? चुनाव करती है। ठीक है। इसके बाद में जो सभी स्थायी सदस्यों की सिफारिश से ऐसा किया जाता है और 2/3 बहुमत से किया जाता है। ठीक है। दूसरा, अन्य देशों अन्य अंगों का जो चुनाव करते हैं, इसमें दो तरह के हो गए, यानी कि न्यू मेंबर, ठीक है, और दूसरा हो गया अदर ऑर्गेन्स मेंबर्स। ठीक है। अन्य जो अंग है उनके मेंबरों को अगर अपॉइंट करना हो तो ऐसी स्थिति में भी कौन कार्य करता है? चुनाव करना हो तो ऐसी स्थिति में भी इलेक्टिव फंक्शंस किसका? जनरल असेंबली का कार्य करता है। अब देखिए, जैसे इसमें ये कार्य पहले हम चर्चा कर चुके हैं, जैसे अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करना, महासचिव का निर्वाचन करना। हालांकि इनमें सलाह सुझाव किसका होता है? सहमति किसकी होती है? सिक्योरिटी काउंसिल की होती है। स्थायी सदस्यों की कहीं न कहीं इसमें क्या होती है? सहमति होती है। ठीक है। इसके अलावा जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए जो 15 जज होते हैं, उनको 9 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, तो वो भी कार्य कौन करता है? जनरल असेंबली करती है। तो इस तरह के जो महत्वपूर्ण कार्य है वो सुरक्षा परिषद के माध्यम से महासभा संपादित करती है। ठीक है। इसके बाद में जो पांचवा जो फंक्शन है वो क्या है? संशोधनात्मक कार्य। इसकी हम चर्चा पहले भी कर चुके थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस। ठीक है। यानी कि संशोधनात्मक कार्य। ठीक है। संशोधनात्मक कार्य। तो संशोधन करने के लिए जो यूएनओ का जो चार्टर है उसके आर्टिकल 109 के तहत क्या किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस रनिंग में आता है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस कार्य करता है आर्टिकल 109 के तहत। और इसमें अगर चार्टर में किसी तरह का कोई संशोधन करना है तो आर्टिकल 109 के तहत किया जाता है। और ये किसके सलाह पे किया जाता है? इसमें जो सहमति होनी चाहिए वो स्थायी सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, यानी कि सुरक्षा परिषद की सहमति होनी चाहिए, प्लस इसके अलावा 2/3 बहुमत किसका होना चाहिए? जनरल असेंबली का होना चाहिए। महासभा का इसमें क्या होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों, फंक्शंस एंड पावर्स आपके समझ में आ गए होंगे, यानी कि डेलिब्रेटिव फंक्शंस, सुपरविजरी फंक्शंस, इलेक्टिव फंक्शंस और कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस। और जो एक फंक्शन जो रह गया है वो कौन सा फंक्शंस है? वो है फाइनेंशियली फंक्शंस। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे, इसके बाद अगर दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे हमने जितना भी पढ़ा है उन सब में क्या है? उन सब में कहीं ना कहीं स्थायी सदस्यों का क्या है? हस्तक्षेप है। ठीक है। तो इसका मतलब तो दिखने में ऐसा दिख रहा है कि यूएनओ पे कंट्रोल किसका है? जो स्थायी सदस्य हैं, यानी पांचों जो सदस्य हैं, कौन कौन से हैं? इसमें जैसे रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना और फ्रांस, ये सभी जो राष्ट्र हैं इनका कहीं ना कहीं हस्तक्षेप ज्यादा है। मान लीजिए कभी कभी ये तानाशाह हो जाए और बार बार वीटो का प्रयोग करे तो ऐसे तो सिस्टम कुछ काम ही नहीं कर पाएगा। तो एक बार की एक घटना है, पहले हम बात कर लेते हैं क्या है, यानी कि यूनिटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन क्या है? यूनिटिंग फॉर पीस
रिजोल्यूशन 1950। ठीक है, ये क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, घटना ये 1950 से पहले की है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि उत्तरी कोरिया, जो आप जानते ही हो, अभी किम जोंग जिसके शासक हैं, तो यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन लाने से पहले की ये घटना है कि उत्तरी कोरिया क्या है, एक उग्र राष्ट्र था। किसी ने किसी देश पर उसने अटैक कर दिया था, तो उसको उग्र राष्ट्र का दर्जा दिलवाने के लिए जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, तो उस समय जनरल असेंबली में प्रस्ताव लाया गया, लेकिन जो रसिया था, जो रसिया का जो प्रतिनिधि दल था, वो उस समय रशिया में था, वहां पे यूएनओ के ऑफिस में नहीं था। तो ऐसे स्थिति में जो जितने भी जो सदस्य थे, वो सदस्य क्या थे, उन्होंने क्या किया, उस उत्तरी कोरिया को उग्र राष्ट्र का दर्जा देने के लिए एक रेजोल्यूशन लाया, वो एक प्रस्ताव पास कर दिया उन्होंने। और जब रसिया वहां पर यूएनओ गया, तो उसको जैसे ही पता चला, तो वो उसने क्या कर दिया, वीटो कर दिया। ठीक है, वीटो कर दिया। तो वीटो यानी कि, और वीटो करने से क्या हुआ कि जो सुरक्षा परिषद है वो क्या कर सकी, निष्क्रिय हो गई, यानी कि वो उत्तरी कोरिया के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने में असमर्थ हो गई। तो अब ऐसी स्थिति में किया जाए तो क्या किया जाए। अब उन्होंने जो अमेरिका के जो उस समय राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन और फ्रांस, तीनों मिलकर वो पहुंच गए कहां पे, जनरल असेंबली, और वहां के कुछ पश्चिमी देश थे उनको साथ लेकर जनरल असेंबली पहुंच गए। और जनरल असेंबली में उन्होंने क्या किया, यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन 1950 क्या करवा दिया, पास करवा दिया। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि यदि मान लीजिए बार बार जो चार्टर एक्ट है, यूएनओ का चार्टर एक्ट है, उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में बार बार मान लीजिए जो स्थायी पावर्स है या जो स्थायी सदस्य हैं वो बार बार वीटो कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन 1950 का उपयोग किया जा सकता है। तो ये क्या है, तो उसमें क्या किया जाता है कि सारी पावर्स किसके पास आ जाती है, जनरल असेंबली के पास आ जाती है। यानी कि फिर सुरक्षा परिषद को उसमें कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, फिर जनरल असेंबली सुरक्षा परिषद के कार्य करती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो सुरक्षा परिषद के हैं वो पावर्स क्या क्या हैं, तो इस रेजोल्यूशन को जो पास किया गया था वो 3 नवंबर 1950 को जनरल असेंबली में पास कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है नेट में, जीआरएफ में, इनमें, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इस संकल्प के माध्यम से, रेजोल्यूशन मतलब संकल्प, इस संकल्प के माध्यम से महासभा की शक्तियों में वृद्धि की गई। ठीक है, वृद्धि की गई, अर्थात अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए वीटो हस्तक्षेप करता है, तो महासभा इस संकल्प के माध्यम से एक्शन ले सकती है। और वो क्या क्या एक्शन ले सकती है, ठीक है, हम पहला जो एक्शन है वो बात करते हैं कि जो सुरक्षा परिषद उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल होती है, तो महासभा ऐसा कार्य कर सकती है। ठीक है, अगर सिक्योरिटी काउंसिल वर्क करने में या उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल होती है, तो ऐसी स्थिति में जो जनरल असेंबली है वो क्या कर सकती है, वो सिक्योरिटी काउंसिल के या फिर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठा सकती है। दूसरी बात है, महासभा आपातकालीन बैठक बुला सकती है, यानी कि बिना सुरक्षा परिषद की सलाह के। ठीक है, पहले सुरक्षा परिषद की सलाह होना आवश्यक था, तभी उसमें क्या किया जा सकता था, आपातकालीन बैठक बुलाई जा सकती थी जनरल असेंबली की। लेकिन जब जनरल असेंबली वर्क नहीं करती है और यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन के अनुसार जनरल असेंबली काम करती है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, जनरल असेंबली स्वयं कार्य कर सकती है और आपातकालीन बैठक बुला सकती है बिना किसी सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश के। ठीक है, तीसरा जो कार्य है कि वो सेना का प्रयोग कर सकती है। ठीक है, चौथा है वह 14 सदस्यों का क्या कर सकती है, एक दल गठित कर सकती है, और उसको एक तरह से जांच आयोग कहा जाएगा या शांति आयोग कहा जाएगा। वह शांति आयोग क्या करेगा, उस राष्ट्र की सहमति से उसमें जाकर क्या करेगा, उसकी जांच करेगा और उसकी रिपोर्ट सुरक्षा पर ये जनरल असेंबली के समक्ष रखेगा। ठीक है, सभी राष्ट्रों को, कुछ सैनिकों को, और इसी में ये प्रावधान किया गया था
कि सभी जो सदस्य राष्ट्र हैं, ठीक है, सभी जो सदस्य राष्ट्र हैं उनको कुछ सेना की टुकड़ी यूएनओ के लिए संरक्षित रखनी पड़ेगी, उनको ट्रेंड रखना पड़ेगा, जब आवश्यकता पड़ेगी तो यूएनओ उनसे सेना की मांग कर सकती है। जिस तरह से भारत की सेनाएं हैं समय समय पर यूएनओ की सेनाओं या यूएनओ का नेतृत्व करते हुए यूएनओ के नेतृत्व में वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा स्थापित करने में अपना लोहा मनवाती आई है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में हम बात करेंगे तो यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन कब आता है, जब सुरक्षा परिषद असफल हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जनरल असेंबली इसका प्रयोग करती है और जनरल असेंबली का इस रेजोल्यूशन के माध्यम से क्या किया गया है, उसके पावर्स और फंक्शंस में क्या की गई है, वृद्धि की गई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम जनरल असेंबली की बात करेंगे तो जनरल असेंबली क्या करती है, आवश्यकता पड़ने पर कुछ सहायक बॉडीज की क्या करती है, स्थापना करती है, यानी महासभा द्वारा सहायक अंगों की स्थापना। ठीक है, महासभा द्वारा सहायक अंगों यानी सपोर्टिव ऑर्गन्स अंगों की स्थापना, समय समय पर सहायक अंगों की स्थापना करती आई है। तो उनमें जैसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग, इस तरह से इंटरनेशनल लॉ कमीशन, ठीक है, इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ कमीशन की 1947 में स्टेबल किया गया था। यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ ट्रेनिंग, यूनाइटेड नेशंस ऑफ नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग रिसर्च यूएन इंस्टीट्यूट फॉर यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग रिसर्च, इसकी स्थापना की गई थी 1963 में, इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशन इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। तो इस तरह से जो इसके जो सहायक अंग है उनके समय समय पर महासभा के द्वारा या जनरल असेंबली के द्वारा स्थापना की गई है। ठीक है, तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आज की क्लास आपके बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। किसी तरह की अगर कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, मैं डेफिनेटली आपके सभी आंसरों के आंसर देने का प्रयत्न करूंगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू।